बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है अब तक के जो लेक्चर्स हो चुके हैं आपने उसको पढ़ा भी होगा और स्टडी भी किया होगा। हम लोगों ने जैसा कि आपको मालूम है वन लीनियर अरे को हमने स्टार्ट लिया था और लीनियर अरे के अंदर हमने अरे को लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से हमने स्टार्ट लिया था और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमने पहले अरे को पढ़ा, देन स्टैक को पढ़ा एंड उसके बाद आप जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में दैट इज़ द क्यू। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जब पढ़ा था कि एरे जब मौजूद है ये उसमें हमने वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल को पढ़ा और देन हम लोगों ने कहा कि जब हम किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं तो देन हम स्टैक और क्यू के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो स्टैक वन टाइप थी जिसको हम लोगों ने किया और उसके अंदर हमने कहा कि वन एंड से इंटर भी हो रहा है और वन एंड से डिलीशन भी हो रहा है और आपने रियल लाइफ में बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स देखी होगी जिसमें इस किस्म की जो पर्पस वाइज उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग में स्टैक जब आपके पास फंक्शंस को कॉल करने के लिए भी यूज़ होता है और साथ साथ जो है आपके पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को एवोल्यूएट करने के लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं, वो आप लोग उसको स्टडी फिर करें। क्यू हमारे पास आज का टॉपिक है क्यू और इसके बाद हमारे पास कमिंग क्लास में इंशाल्लाह जो है हमारी क्लासेस अब चलेगी 10th तक। तो हम लोगों ने आगे भी कोर्स पढ़ना होगा। कमिंग क्लास में हमारे पास एक है लिंक लिस्ट का टॉपिक, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा फॉर मिड टर्म एग्ज़ाम। मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए लिंक लिस्ट तक आपका जो है कोर्स आएगा। सो कमिंग क्लास में हम लिंक लिस्ट भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम ग्राफ का चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे, वो जो फाइनल टर्म का कोर्स हम शुरू कर देंगे। उसके बाद फिर मैं कुछ ग्राफ की थ्योरी पढ़ाने के बाद कुछ वीडियो लेक्चर्स आपके साथ अपने बनाऊंगा और उसके बाद फिर बाकी क्लासेस हम देखेंगे। यूनिवर्सिटी ओपन हो गई तो फिर देख लेंगे, ठीक हो गया। सो अगला टॉपिक जो होगा हमारा दैट इज़ द लिंक लिस्ट, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा फॉर द मिड टर्म एग्ज़ाम। उसके बाद जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा फाइनल टर्म का कोर्स, ठीक है। फिलहाल क्लासेस आने 11 जनवरी से आपके मिड टर्म एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है। सो ये टेंटेटिव है, फाइनल में आपको फिर लेटर ऑन बता दूंगा। ओके, सो क्यू स्टार्ट करते हैं। क्यू अगेन क्यू इज़ अ टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। हमें मालूम है जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। बाय लीनियर वी मीन दैट एलिमेंट्स आर स्टोर्ड ऑन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। Queue is somewhat similar to stack, but unlike the stack, a queue is open at both ends. ठीक है, like stack में there is only one end which is called the top of the stack, and entry and deletion is take place from only one end, and that end is called the top end. वो terminologies top, pop and push वो सिर्फ stack के साथ ही connected है, आप queue में उनका concept use नहीं कर सकते। Clear? So Unlike stack, queue is open at both ends. Its end, इसके both ends open होते हैं. One end is always used to insert the data, which is this insertion operation in queue is called in queue. And the end from which the data is entered is called the rear end. ठीक है, rear end ये आपके पास कह रहा है the end from which we insert the data into the queue is called the rear end, and the end from which we remove the data, this removal operation is called DQ. ये मैंने लिख लिया ताकि आपको पहले से ही मालूम हो जाए। डी क्यू कॉल द फ्रंट एंड। सो इंजर्शन इन अ क्यू इज टेक प्लेस फ्रॉम द एंड विच इज कॉल्ड द रियर एंड। सो इंजर्शन इज टेक प्लेस फ्रॉम द रियर एंड एंड रिमूवल ऑफ डेटा इज टेक प्लेस फ्रॉम द अदर एंड दैट इज कॉल्ड द फ्रंट एंड। इट्स जस्ट लाइक आपके पास नाउ अडेज आप देखें टर्मिनोलॉजीज मोबाइल में भी देखें तो आपका एक फ्रंट कैमरा होता है और एक कैमरा को वो कहते हैं क्या, रियर कैमरा। तो देखें टर्मिनोलॉजीज यहीं से निकली हैं और अब आपके मुख्तलिफ एड्स और मुख्तलिफ इक्विपमेंट में भी वो इन टर्मिनोलॉजीज को हैं। तो फ्रंट कैमरा आपका एक होता है और एक रेयर कैमरा होता है, ठीक है। सो यहाँ पर भी जिस एंड से एंट्री हो रही है दैट एंड इज कॉल्ड द रेयर एंड, एंड फ्रॉम द एंड फ्रॉम विच द डिलीशन इज टेक प्लेस फ्रॉम is called the front end. It's just like the first in first out methodology. ठीक है, Q follows the first in first out methodologies. How? Simply when you are waiting in a queue in a bank for the submission of your bill, any kind of utility bill, जब आप जमा करने के लिए बैंक में खड़े होते हैं कतार में, so आप जब जो फर्स्ट जाता है, जो आप सबसे पहले अगर गए हैं
तो आपको सबसे पहले डील किया जाएगा, तो इसलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप फर्स्ट गए हैं, बैंक के काउंटर पे खड़े हुए हैं, वो आपसे बिल लेगा या आपसे कैश लेगा, और आपको पहले जो भी बैग पे आ रहा है वो आपके पीछे आके खड़ा होता जाएगा, और इसी तरीके से एक क्यू बन जाती है बड़ी सी। जो पहले आया उसको पहले फैसिलिटेट किया जाएगा, जो लेट आएगा उसको आखिर में फैसिलिटेट किया जाएगा। तो ये जो क्यू है, ये जनरल लाइफ में बहुत सी एग्जांपल्स इसके मिलती हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर के ऊपर फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क प्रिंटर है, उसके साथ 10 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। सो अगर आप 10 के 10 कंप्यूटर्स ने एट अ टाइम जो है प्रिंट की जॉब दी, लेकिन हर एक कंप्यूटर की प्रिंट जॉब में भी कुछ मिली सेकेंड्स का फ़र्क होगा। सो अकॉर्डिंग टू सो ऑन द बेस ऑफ दिस टाइम हर एक की जो रिक्वेस्ट होगी वो कंप्यूटर के प्रिंटर में क्यू की फॉर्म इख्तियार कर लेगी, एंड देन जिसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले रिसीव हुई होगी उसका प्रिंट पहले होगा, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू दिस होगा। ठीक हो गया। तो क्यू का आपकी लाइफ में अब आपको जो पढ़ा है आपने, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यू जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कंप्यूटर और एनी वेयर जहाँ पर कंप्यूटराइज सिस्टम में क्यू का बहुत ज़्यादा है। आप नादरा के ऑफिस में, पासपोर्ट के ऑफिस में, सब जगहों पे आप देख सकते हैं कि क्यू कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर यह डेटा आइटम स्टोर फर्स्ट बी एक्सेस फर्स्ट, ये लिखा हुआ है। जिस तरीके से एक लाइन है वन वे, अगर एक रोड है वन वे रोड, आपको पता है जहाँ पर वन डायरेक्शन में अगर गाड़ी जाती है, तो जो गाड़ी सबसे फर्स्ट पे आके पार्क हुई है, उसके बाद सेकंड गाड़ी, उसके बाद आई थर्ड, फोर्थ। अब अगर इसके अंदर और कोई रास्ता नहीं है, तो जो पहली गाड़ी है दिस इज व्हाट वी कॉल द फ्रंट एंड, ये पहले फ्रंट एंड से डिलीट होगी तो फिर दूसरी कार होगी, और दिस इज व्हाट वी कॉल द रियर एंड, यहाँ से जो गाड़ी भी होगी वो जब इंसर्ट होगी तो वो इस एंड से आएगी, कोई गाड़ी इधर से नहीं आ सकती बिकॉज दिस इज वन वे। ठीक हो गया। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है, आपको एक रोड की दी है। क्यू की रिप्रेजेंटेशन इन अ क्यू की रिप्रेजेंटेशन इन अ मेमोरी क्या होती है, अनलाइक दी स्टैक क्यू जो है वो भी एरे की मदद से, लिंक लिस्ट की मदद से, पॉइंटर्स की मदद से आप उसको मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखें मेमोरी में इस तरीके से सारा डेटा इंसर्ट होगा, एक एंड से इस एंड से इंसर्शन हो रही है, दिस इज व्हाट वी कॉल द रियर एंड, फ्रॉम दिस एंड डेटा जो है इंटर हो रहा है, एंड फ्रॉम दिस एंड डेटा जो है वो रिमूव हो रहा है। ठीक है। सो जो डेटा आपने सबसे पहले इसमें इंटर किया हुआ है दैट इज दिस वन इज द फर्स्ट डेटा, सो ये सबसे पहले आउट होगा, देन दिस 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 एंड ये। तो ये हमारे पास इस तरीके से क्यू मेमोरी में भी काम करते हैं। बेसिक ऑपरेशंस जो क्यू के अंदर हैं, पहले ही मैंने आपको बता दिया, जो मेन ऑपरेशन है इसमें वो इंसर्शन का है, एंड इंसर्शन के ऑपरेशन को हम इन क्यू भी कहते हैं। सेकेंड ऑपरेशन इज द रिमूवल ऑफ डेटा विच इज आल्सो कॉल्ड द डिलीशन ऑफ डेटा, सो इस ऑपरेशन को हम डी क्यू कहते हैं। ये दो बेसिक ऑपरेशन है जो क्यू के अंदर परफॉर्म होते हैं, और फ्रॉम द इसमें मिडल ऑफ द क्यू या मिडल ऑफ द स्टैक में कभी भी डेटा इंसर्ट या डिलीट नहीं होता, ये बात अपने जहन में रख लें। उसके लिए अगर ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर चाहिए तो देन हम एरे को यूज़ करते हैं उस जगह पर। क्यू और स्टैक में वन एंड से, स्टैक में वन एंड से इंसर्शन भी होती है और डिलीशन, क्यू में वन एंड से इंसर्शन और दूसरे एंड से डिलीशन होती है। मिडल में ऐसा कोई भी केस नहीं आएगा कि आप कहें कि मिडल से में, अगर मिडल वाला कोई आपको केस चाहिए देन आपने एरे के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। क्लियर होगी बात? एनी क्वेश्चन? सर ये इन क्यू कैसे होगा सर? In queue is the adding of record. Inserting a new record in a queue is called in queue. यानी जो इंसर्शन का ऑपरेशन है ना इसमें, उसको कहा जाता है इन क्यू, और डी क्यू जो रिमूवल ऑफ डेटा का, डिलीशन का ऑपरेशन को डी क्यू का। जैसे स्टैक में पॉप एंड पुश है ना, पुश को हाँ सर। यहाँ पर जो है इन क्यू एंड डी क्यू है, वो टर्मिनोलॉजीज आप क्यू में यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर आप इन क्यू और डी क्यू ये दो टर्मिनोलॉजी है, ये सिंपल इंसर्शन एंड डिलीशन। इन क्यू मीन इंसर्शन एंड डी क्यू मीन डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड। सही सर। क्लियर? ठीक है सर, ओके क्लियर। ओके जी। क्यू के अंदर मजीद इसको भी पढ़ेंगे, भी वही डेफिनेशन आपको बताएगा जो मैंने ऊपर डिस्कस कर ली, और ये भी कहेगा ये फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट है। और आपको यूजेस ऑफ क्यू क्या है? अ क्यू इज मेनली यूज इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच प्रोग्राम्स विद द सेम प्रायोरिटी फ्रॉम द क्यू which while waiting to be executed by the CPU।
हमारे पास क्यू के जो मेन यूजेस हैं मैंने आपको पहले भी कुछ बता दिए यहाँ पर कि आपके पास कंप्यूटर में जब आपके पास प्रिंटिंग जॉब जाती है वो भी क्यू की फॉर्म जाती है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम जो आपके पास टाइम शेयरिंग सिस्टम्स होते हैं जहाँ पर आपके प्रोग्राम सीपीयू के टाइम का वेट कर रहे होते हैं, तो वो प्रोग्राम्स को जो सीपीयू का टाइम मिलता है फॉर एग्जीक्यूशन, तो दैट डिपेंड्स ऑन दी क्यू, कि क्यू में जो प्रोसेस पहले आया हुआ है उस प्रोसेस को सीपीयू पहले एलोकेट किया जाएगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। जिस तरह से आप कंप्यूटर में कोई जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो अगर आपने एक जॉब पहले की है तो पहले वो जॉब एग्जीक्यूट होती है, देन दूसरा, देन तीसरा, देन चौथा। डेली लाइफ में आप कंप्यूटर में जो काम भी कर रहे होते हैं और अगर उसमें आप वन बाय वन काम कर रहे हो तो आपके पास अकॉर्डिंगली जो प्रोसेस आप पहले कर लेते हैं पहले वो एग्जीक्यूट होता है, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो ये बात यहाँ पर बता रहे हैं यूजेस ऑफ क्यू में आपके पास बता रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्यू रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर सिस्टम में बता रहा है कि फॉर एग्जांपल के तौर पे क्यू में इस वक्त आपके पास इस तरीके से डेटा मौजूद है, ठीक है, इस तरीके से डेटा मौजूद है, ये क्यू की कोई रिप्रेजेंटेशन। अब अगर आपके पास क्यू में एक ही डेटा स्ट्रक्चर मौजूद है तो ऐसे में देखें एक ही है तो फ्रंट भी वन होगा और रेयर भी वन होगा, ठीक है, इसमें फ्रंट भी वन होगा और रेयर भी वन होगा, बिकॉज जिस एंड से आपके पास यहाँ पर क्योंकि एक ही डेटा है तो रेयर की वैल्यू भी वन होगी और फ्रंट की वैल्यू भी वन ही आपके पास आएगी, ठीक हो गया। तो एक डेटा स्ट्रक्चर में दोनों फ्रंट एंड रेयर बोथ वन हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास फॉर एग्जांपल अगर ये डिलीशन एंड है तो दिस इज योर फ्रंट एंड, ठीक है, यहाँ से डिलीशन हो रही है तो एफ जो है वो वन होगा, और अगर ये इंसर्शन है सारी, यहाँ से इंसर्ट हो रहा है डेटा सारा, ठीक है, यहाँ से अगर सब डेटा इंसर्ट हो रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल दी रेयर एंड। तो यहाँ पर इस सिनारियो में आपके पास फ्रंट इज इक्वल टू वन है और रेयर इक्वल टू क्या होगा, 4। बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल सर। इसी तरीके से इस एंड में अब फ्रंट से एक वैल्यू डिलीट हो गई है, जब भी फ्रंट से वन वैल्यू डिलीट होगी तो फ्रंट प्लस वन हो जाएगा। मेरी बात पे गौर करें, जब भी फ्रंट से कोई वैल्यू डिलीट हो जाएगी तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन हो जाएगा। मतलब अभी फ्रंट वन है ना, तो फ्रंट प्लस वन क्या बन गया, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। तो देखें अब इस केस में फ्रंट जो है इक्वल टू टू हो गया और रेयर जो है वो इसी तरीके से 4 है। अगर रेयर में कोई वैल्यू आप इधर इंसर्ट कर रहे हैं तो रेयर की वैल्यू हो जाएगी रेयर प्लस 1। तो अगर रेयर 4 है तो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 5। तो ये जहन में याद रखें, जब भी हम लोग इंसर्ट करेंगे क्यू में कोई चीज़ तो वो फार्मूला हो जाएगा रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1, और जब भी कोई वैल्यू हम डिलीट करेंगे अपनी क्यू में से तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। और अगर ऐसा केस है कि फ्रंट भी 1 है और रेयर भी 1 ही है, मतलब एक ही वैल्यू है, तो ऐसे में अगर डिलीशन होगी तो आपके पास फ्रंट जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक हो गया, और रेयर भी इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई डेटा बाकी ही नहीं रहेगा इसके अंदर। बात समझ में आ रही है? सर ये आखिरी बात समझ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्यू में सिर्फ एक ही डेटा है, ठीक है, हाँ ऐसे में इस वक्त क्यू की जो वैल्यू है फ्रंट और आर की, वो दोनों की वैल्यू क्या है, 1। क्लियर? 1 है। ठीक है। अब अगर हमने इस ए को डिलीट कर दिया, ठीक है, इस ए ठीक को है सर। डिलीट कर दिया तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 0, और रेयर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, और वो भी 0 भी। 0 हो जाएगी, बिकॉज इस वक्त अब कोई इसमें डेटा नहीं रहेगा बाकी। सही है सर। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 और फ्रंट इज इक्वल टू 0 रहे, ये तीनों बातों को, और एक जो तीसरी दूसरी 2 बातें बता दी, तीसरी बात अभी बताने वाला हूँ आगे वाले पेज पे। ये तीनों बातों को हमने अपने एल्गोरिथम में जब भी हम इंसर्शन या डिलीशन करेंगे ना, तो इन केसेस को टेस्ट करना होगा। समझ रहे हैं ना? ये सारा कॉन्सेप्ट मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि एल्गोरिथम में हमें इस बात को टेस्ट करना होगा। अगर आप यहाँ पर समझ जाएंगे तो एल्गोरिथम में आपके लिए समझना बड़ा इजी हो जाएगा। सही सर। ओके ओके। अच्छा, अब यहाँ पर एक केस ये कहते हैं फॉर एग्जाम्पल तीसरा केस, अब थर्ड केस बता रहा हूँ आपको।
ये पूरी थ्योरी जो लिखी हुई है ना, ये सारी थ्योरी, ये मेरी इन बातों को ही डिस्कस करी है, ये तीसरे केस को आप कर रही है, ठीक है। देखें, फ्रंट से जब भी डिलीशन होगी तो फ्रंट +1 हो जाएगा और रेयर +1 हो जाएगा, ठीक हो गया ना। अब हाँ तीसरा केस जो बता रहा हूं, तीसरा केस आपके लिए ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल फ्रंट आपके पास जो है, ठीक है, फ्रंट जो है वो आपके पास यहां पर है n, ठीक है, फ्रंट आपके पास n है, आखिरी नंबर पर है फ्रंट, ठीक है, और आपके पास रेयर जो है वो यहां पर कहीं पर है, मतलब 3 पॉइंट पे है। क्लियर? ठीक है सर। रेयर 3 पॉइंट पे है और फ्रंट ये है, मतलब यहां पर से डिलीशन हो रही है आपकी एलिमेंट्स की, फॉर एग्जांपल, ठीक है। हाँ सर। अब यहां पर आपका एलिमेंट है और आपके पास पीछे यहां पर 2 मेमोरी लोकेशंस खाली हैं, ये 2 खाली हैं, ठीक है, रेयर इधर है 3 के ऊपर, ठीक है। ठीक है सर। अब जी अगर सर। आपके पास कहता है न्यू एलिमेंट आएगा और आपका फ्रंट इज इक्वल टू n है, ये वाली बात, इफ फ्रंट इज इक्वल टू n, ये केस है, ठीक है, सपोज कर रहा है, आपको केस बता रहा है कि अगर फ्रंट जो है वो n के इक्वल है, ठीक है, जी सर। जी और सर। एक नया एलिमेंट जो है वो डिलीट हो रहा है यहां से, ठीक है, जी सर। एलिमेंट जो है वो क्यू से डिलीट हो रहा है, तो फ्रंट की वैल्यू क्या होगी फिर? फ्रंट अगर n है, ठीक है, हाँ फ्रंट ये वाली जगह पर है, n मीन एनी लोकेशन, एनी लास्ट लोकेशन, ठीक है। हाँ। ऐसे में अगर कोई एलिमेंट डिलीट हो रहा है तो फ्रंट की वैल्यू क्या होगी? 1। 1। कैसे? ऐसे हो गया कि यहाँ पे जो है फर्स्ट बीम है, लास्ट बीम है सर। यस, इसका ऐसे केस में वो कहता है कि आपकी क्यू जो है वो हेड टू टेल रूल के तहत कनेक्ट है इधर से, ठीक है। जी सर। आपकी जी जो सर। क्यू है वो कहता है आपका ये जो एन है, इसके बाद क्या आता है? 1 आता है, मतलब ये कनेक्ट है हेड टू टेल रूल की तरह, ये सर्कुलर क्यू है। क्या है? सर्कुलर सर। क्यू। सर्कुलर क्यू है, तो ऐसे में जब आपकी एन वाली वैल्यू डिलीट होगी तो फ्रंट आपका आ जाएगा किधर? 1 के ऊपर। यही बात यहां पर ये कह रहा है कि फ्रंट जो होगा वो 1 हो जाएगा, इंस्टेंट ऑफ इंक्रीजिंग फ्रंट इज इक्वल टू n+1। यहां पर आप ये नहीं करेंगे कि फ्रंट इज इक्वल टू n+1 नहीं करेंगे, बिकॉज ये फिर 1 के ऊपर कनेक्ट है, तो f जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। इसी तरह अगर आपके पास रेयर, ये पॉइंट रेयर है, रेयर इज इक्वल टू n है, रेयर इज इक्वल टू अगर n है आपके पास, और यहां से एक वैल्यू मजीद अब नई इंसर्ट हो रही है, तो रेयर की वैल्यू भी n+1 की बजाय क्या हो जाएगी? 1। ठीक है। ठीक है। और ये जी। किस केस में? व्हेन यू एज्यूम दैट यूर क्यू इज सर्कुलर, ठीक है, ये क्या है? व्हेन यू जी सर। एज्यूम दैट यूर क्यू इज सर्कुलर। अगर आपकी क्यू जो है वो सर्कुलर है तो उसमें अगर रेयर n है तो फिर रेयर 1 हो जाएगा, अगर फ्रंट n है तो फ्रंट भी 1 हो जाएगा, बजाय इसके कि फ्रंट +1 या n+1 आप फार्मूला यूज करें। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। तो ये 3 केसेस हैं। 1 केस ऐसा है, सिंपल केस, जो कि ये बताया कि अगर यहां से एक एलिमेंट डिलीट हुआ तो फ्रंट +1 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा, और अगर यहां पर कोई एलिमेंट इंसर्ट हुआ तो रेयर +1 हो जाएगा। हाँ वो सिंपल बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर एक ही वैल्यू है, अगर ये डिलीट हो गई तो दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। जी सर। और जी तीसरी सर। बात यह है कि आपके पास अगर सर्कुलर क्यू है तो अगर आपके पास फ्रंट की वैल्यू n है तो डिलीशन के बाद फ्रंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, n+1 नहीं होगी। और अगर रेयर आपके पास इक्वल टू n है तो इंसर्शन के बाद न्यू एलिमेंट के यहां पर इंसर्ट आएगा नया एलिमेंट, अगर ये जगह खाली है तो, अगर खाली नहीं है तो इंसर्शन नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है। तो अगर रेयर आपके पास n है और न्यू एलिमेंट आ गया तो रेयर की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ये थर्ड केस है। इन जी सर। तीनों में से कोई एक केस पॉसिबल होगा, तीनों केस एट अ टाइम पॉसिबल नहीं है, मेरी बात पे गौर रखें, तीनों केस एट अ टाइम पॉसिबल नहीं होंगे, इन तीनों में से कोई एक केस एट अ टाइम पॉसिबल है। क्लियर? जी सर। और यहां पर मतलब भी, सर, यहां पर भी एक, सर्कुलर टाइम पे भी इंसर्शन और डिलीशन में तो जी फर्क नहीं पड़ता। जी
इंसर्शन और डिलीशन टाइम पे फर्क नहीं पड़ता मैं। मतलब मैं नहीं समझा। मतलब ये कि अगर ये इंसर्शन भी बीम हुआ और डिलीशन बीम हुआ, वो भी मूव ऑन हो जाएगा। यस, मतलब डिपेंड करता है कि आपका फ्रंट और रेयर किस पोजीशन के ऊपर है। हाँ सर। ठीक है, फ्रंट ठीक है अगर सर। आपके पास इधर पहुंच गया हुआ है, मतलब ये घूम रहे हैं ना, बदलता हाँ जाएगा। सर। अगर फ्रंट जी इधर सर। पहुंच गया तो वो फिर यहां पर आएगा, और अगर रेयर यहां पर है तो रेयर यहां पर आएगा, अगर जगह है तो। इसीलिए यहां पर दो ऑपरेशन, जब भी आप इंसर्शन करने लगेंगे या जब भी आप डिलीशन करने लगेंगे, तो आपने दो ऑपरेशंस को टेस्ट करना है। जब आप इंसर्शन कर रहे होंगे तो अनलाइक द स्टैक, बिफोर इंसर्शन यू मस्ट चेक दैट कि आपके पास क्यू में कोई डेटा भी है कि नहीं। ठीक है, जी सर। अगर क्यू में कोई जगह भी है कि नहीं, तो अगर जगह नहीं होगी तो आप पहले ही कह देंगे कि ये क्या है, ओवरफ्लो है। ठीक है, ओवरफ्लो है, और आप इंसर्शन का ऑपरेशन या ये कोई कंडीशन टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है इसी सर। तरीके से जब आप डिलीशन करने लगेंगे तो आप चेक करेंगे कि डेटा भी है कोई के नहीं। अगर कोई आइटम ही नहीं है तो आप डिलीशन के ऑपरेशन पे टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और सिंपली कह दें कि ये ओवरफ्लो कंडीशन है और प्रोग्राम एग्जिट कर लेगा स्टार्ट में ही। ठीक समझ है। रहे हैं बात? इंसर्शन का जी सर। ऑपरेशन तब होगा जब कोई जगह स्पेस खाली होगी। अगर स्पेस खाली नहीं तो शुरू में ही प्रोग्राम एग्जिट कर लेगा और कहेगा कि ओवरफ्लो कंडीशन है। जी सर और बिल्कुल। अगर कोई आइटम आपने इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, सॉरी डिलीट, तो डिलीशन से पहले वो चेक करेगा कि कोई आइटम मौजूद भी है कि नहीं। अगर मौजूद है तो फिर वो ये तीनों टेस्ट केस में से कोई एक केस ट्रू होगा। सही सर। ठीक हो गया? बात समझ में ठीक आ है। रही है? हाँ बिल्कुल सर। जी। बाकी स्टूडेंट्स, अब्बास यस सर। जी, तारिक अजीज, क्लियर हो रहा है? यस। यस सर, आपका क्लियर है। आपका पोर्टल ने काम करना शुरू किया कि नहीं? नहीं शुरू किया है सर, वही मसला है। जरा सा चेक करें उसको आप लोग। ठीक है, अब्बास क्लियर हो रहा है? ठीक है सर। ताहिर ओके, आगे चलते हैं। अब देखें, अब जो यस। मेन बात है, अब आपकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए। आपकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए कि आपके पास, मैं एक मिनट चेक करता हूँ, वेटिंग रूम नहीं है। ओके ठीक है। ओके, अब आपकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? अब आपकी कंसंट्रेशन ये होनी चाहिए, जो मेन फोकस है आपका नौ, ये आपका मेन आ गया कि एल्गोरिथम को समझना है। एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एल्गोरिथम को समझना है। एल्गोरिथम में आपको क्या कह रहा है कि एल्गोरिथम बताने से पहले ये मैं आपको स्टेप्स कुछ बताता हूँ। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको ये स्टेप्स बताए थे। ये स्टेप इसलिए कि एल्गोरिथम को समझने के लिए अगर आपको ये स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं ना, ये स्टेप्स अगर आपको जहन में क्लियर हो जाते हैं, ये 5 बातें, तो एल्गोरिथम लिखना बड़ा आसान हो जाएगा। ये आपके एल्गोरिथम का हिस्सा नहीं है, ये 5 स्टेप, ये वाले जो लिखे हैं, ये जो नज़र आ रहे हैं आपको। लेकिन मैं जी ये सर। आपको इस स्टेप्स के ज़रिए पूरा एल्गोरिथम समझा देता हूँ कि अगर आपको ये बातें याद होगी ना, ये सिंपल इंग्लिश वर्ड्स में है, अगर आपको ये बातें याद होगी तो फिर आपके लिए एल्गोरिथम लिखना मुश्किल नहीं होगा। मैंने हमेशा कहा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर हो जाएगा अगर आपको ये सारे स्टेप्स इंग्लिश वाले क्लियर हो गए। ठीक है, जी सर। ओके। इन क्यू ऑपरेशन यानी इंसर्शन ऑपरेशन। ठीक है, क्यू मेंटेन टू डेटा पॉइंटर्स, दैट इज द फ्रंट एंड द रियर, देयरफॉर इट्स ऑपरेशंस आर कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट देन द स्टैक। द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन इन क्यू। इन क्यू मीन इंसर्शन ऑपरेशन। क्या है, कौन से स्टेप है? सबसे पहले चेक इफ द क्यू इज फुल। मैंने जैसे पहले ही कहा, सबसे पहले आप चेक करेंगे अपने एल्गोरिथम, अभी ये एल्गोरिथम शुरू नहीं हुआ, ठीक है, ये समझा रहा हूं सारा। चेक करेंगे स्टेप नंबर 1 में, इफ द क्यू इज फुल। इफ द क्यू इज already full then no need of insertion operation, simply आप कहेंगे if the queue is full produce overflow error and exit, खत्म बात। क्लियर? क्लियर। 2 स्टेप ये यस। आपके हैं। देन आपका स्टेप नंबर 3 आएगा। अगर ये 2 पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं हुए, मतलब ये ट्रू नहीं है, क्यू फुल नहीं है, क्यू में जगह है, तो क्या कहता है, इफ द क्यू इज नॉट फुल इंक्रीमेंट द रेयर पॉइंटर टू पॉइंट द नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस। अब ये जो आप इंसर्ट करेंगे कि क्यू फुल नहीं है, तो आपको क्या कहता है कि आप रेयर के अंदर एक पोजीशन इंक्रीमेंट कर दो, मतलब पहले जगह बनानी पड़ती है देन इंसर्शन होती है ना।
तो रेयर की पोजीशन इंक्रीमेंट कर। अब रेयर को जब इंसर्ट कर रहे होगे आप पोजीशन, तो उसके लिए वो तीनों कंडीशन जो मैंने ऊपर आपको बताई है आपने टेस्ट करनी है, ठीक है। ठीक है सर। और देन आपने वो जो पोजीशन रेयर +1 या रेयर इज इक्वल टू 1 या रेयर इज इक्वल टू 1 बन जाएगी, देन उसमें ऐड कर देंगे एलिमेंट उस लोकेशन पे, ठीक हो गया, और प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। ये सिंपल सा काम करना है आपने एल्गोरिथम के अंदर। बात क्लियर हो रही है? यस सर। ओके, नाउ किस तरीके से होता है ये देखें कि बिफोर इंसर्शन वो चेक करता है कि कोई जगह है कि नहीं है। ये देखें आपका फ्रंट है और ये रेयर है, फ्रंट इस वक्त इस पोजीशन पे, रेयर इज इक्वल टू ये। जब वो इंसर्शन करने लगता है तो पहले वो स्पेस देखता है कि स्पेस खाली है कि नहीं। स्पेस खाली है तो इस स्पेस के अंदर फिर एलिमेंट को ला के इंसर्ट करेगा। बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल सर। ओके, नाउ Yes, sir. अब हम चलते हैं एल्गोरिथम की तरफ। एल्गोरिथम हमें क्या कहता है? एल्गोरिथम फॉर इन क्यू, एल्गोरिथम क्यू इंसर्शन भी लिख सकते हैं, एल्गोरिथम आप इन क्यू भी लिख सकते हैं। ये वो वेरिएबल्स हैं जो यूज हो रहे हैं इसके अंदर। क्यू फॉर क्यू, आइटम नाम के एलिमेंट को इंसर्ट हम लोगों ने करना है। आर जो है फॉर रेयर एंड एफ इज फॉर फ्रंट एंड। क्लियर? आप इसकी जगह रेयर एंड फ्रंट पूरा पूरा भी लिख सकते हैं, अप टू यू, ठीक है। इंट्रोडक्टरी कमेंट्स में हम लिख रहे हैं दिस एल्गोरिथम इज यूज्ड टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ क्यू वेयर एफ इज द फ्रंट पॉइंटर एंड आर इज द रेयर पॉइंटर। क्लियर? यस अब वही देखें जो 5 स्टेप हमने ऊपर पढ़े ना, उन्हीं को है। सबसे पहले चेक फॉर ओवरफ्लो, ठीक है। कमेंट्स में हमने लिख लिया चेक फॉर ओवरफ्लो। इफ फ्रंट इज इक्वल टू एन एंड आर इज इक्वल टू एन, ठीक है। क्या मतलब कहता है कि अगर फ्रंट 1 पे है और आर एन, एन मतलब आखिरी लोकेशन, कोई भी, मतलब कोई जगह नहीं है रेयर के अंदर, ठीक है। देन कहते हैं राइट क्यू इज फुल एंड रिटर्न प्रोग्राम एग्जिट। वो जो 2 पॉइंट मैंने ऊपर बताए थे ना, वो 2 पॉइंट यहां पर खत्म हो जाते हैं रिटर्न तक, इस एक पॉइंट में, ठीक है। जी सर। यस सर। ओके, यहां पर एक बात नहीं आपके सामने आ रही है, फ्रंट इज इक्वल टू रेयर +1, ठीक है। ये कंडीशन भी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस नहीं की कि अगर फ्रंट जो है वो आपके पास 1 हो और रेयर इक्वल टू एन मतलब लास्ट लोकेशन, या फ्रंट इज इक्वल टू रेयर +1, यानी ये भी यही बात को क्लियर कर रहा है कि रेयर की जो लास्ट लोकेशन है, यानी जो रेयर में इंसर्शन हुई हुई है, वो आखिरी लोकेशन भी कवर है। फ्रंट जो है वो रेयर के इक्वल है आखिरी पोजीशन के, तो देन भी आप कह दो कि नो इंसर्शन स्पेस सो ओवरफ्लो, क्यू इज फुल एंड रिटर्न। बात खत्म यहां पर। क्लियर? ठीक है सर। ओके, स्टेप नंबर 2। अब ये जो 2 पॉइंट थे ना, ये हमारे स्टेप नंबर 1 में कवर हो गए, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं, सेट पॉइंटर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, ठीक है, तो आपने क्या किया, सेट किया पॉइंटर रेयर पॉइंटर, क्योंकि आप इंसर्शन ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या कह रहा है, इफ फ्रंट इज इक्वल टू 0 एंड रेयर इज इक्वल टू 0, यानी अब आपके पास क्या कह रहा है कि आपके पास कह रहा है कि फ्रंट मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपका क्या है, ब्लैंक है। मेमोरी में फ्रंट भी 0 पे है और रेयर भी 0 पे है, मतलब इस वक्त कोई डेटा आइटम नहीं है, ठीक है। जी सर। तो फ्रंट भी 1 हो गया और रेयर भी 1 हो गया, मतलब आपने एक डेटा आइटम को इंसर्ट कर दिया इसमें। बात समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। ठीक है। ये इस तरह है कि इस वक्त Yes, sir. आपकी क्यू में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपकी क्यू में कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये बता देता हूँ एक शेप बना के, फॉर एग्जांपल के तौर पे इस वक्त आपकी क्यू में इस वक्त कुछ भी नहीं है। तो आपने जब इसमें ये इस तरह एम्प्टी है आपकी क्यू, ठीक है, इसमें आपने कोई एलिमेंट डाल दिया, ठीक है। इस वक्त इसमें इस वक्त एफ भी 0 है और आर भी 0 है, तो आपने जब इसमें एक एलिमेंट डाल दिया, इसका जो है ना एटक, फॉर एग्जांपल इसमें आपने एक एलिमेंट डाल दिया, नाउ क्या हो गया, एफ भी 1 हो गया और आर भी 1 हो गया। क्लियर? जी सर। जी सर। एल्स, ये कंडीशन चेक करनी है। एल्स, एल्स क्या कहता है, इफ आर इज इक्वल टू एन, सर्कुलर क्यू को चेक कर रहा है कि अगर आर आखिरी वैल्यू पे है, ये वाली बात कह रहा है कि आर एंड के इक्वल है,
और ये जगह खाली है, क्योंकि इंसर्शन का ऑपरेशन तब भी होगा जब उसको पता होगा कि मेमोरी में जगह खाली है। अगर ये फुल होगी तो फिर वो इंसर्शन ऑपरेशन नहीं करेगा। क्लियर? तो r इज इक्वल टू n है, तो कहते हैं r को वो सेट कर लो इक्वल टू न्यू एलिमेंट के लिए जगह बना दो, r इज इक्वल टू 1। ये दूसरी कंडीशन है, इनमें से कोई एक सेटिस्फाई होगी। अगर 0 है तो न्यू एलिमेंट डाला तो दोनों 1 1 हो गए। अगर r इज इक्वल टू 1 है तो r इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अगर ये नहीं है और r इधर किधर है, r इस किस्म की पोजीशन पे है, r इज इक्वल टू 4 है, तो इस जगह को क्रिएट करने के लिए r प्लस 1 हो जाएगा, यानी 5। जिस तरीके से ये वाली पोजीशन है कि r जो है वो ये है, r है, r प्लस 1, ये पोजीशन इंक्रीज हो गई तो आपके पास r इज इक्वल टू r प्लस 1। तो इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो सकती है। तो हमने तीनों को टेस्ट करना है कि जहाँ पर भी सेट होता है आपका प्रोग्राम काम करेगा। जब ये जगह इंक्रीज हो गई, r प्लस 1 से एक जगह बन गई आपकी, तो आपने स्टेप नंबर 3 में q की r पोजीशन के ऊपर न्यू आइटम को इंसर्ट कर देना है और प्रोग्राम आपका एग्जिट कर जाएगा। ये था आपके पास q की इंसर्शन का एल्गोरिथम। बात समझ में आई है? जी सर। जी, बाकी जी बच्चे क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ओके, ताहिर ने मैसेज किया हुआ है, यस, ओके, क्लियर, ओके। कोई इशू है तो पूछ लें यहीं पर। नो सर, कोई इशू नहीं है। ओके, क्लियर है? यस सर। ओके जी, जाहिद भी है, नबील भी है, ओके गुड, अब्बास, ताहिर, तारिक अजीज, ओके ठीक है, ओके जी। इसके बाद चलते हैं डी क्यू के ऑपरेशन की तरफ। डी क्यू का ऑपरेशन क्या करें? डी क्यू का मतलब डिलीशन, रिमूवल ऑफ डेटा फ्रॉम द क्यू इज कॉल्ड डी क्यू, एंड दिस रिमूवल इज डन फ्रॉम द एंड, दैट एंड इज कॉल्ड फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के ऊपर से डिलीशन होगी, तो अब हमने फ्रंट को चेक करना है। स्टेप्स क्या है ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है? आपने एल्गोरिथम पे कंसंट्रेशन करनी है, ये आपके सीखने के लिए है। चेक करना है सबसे पहले कि अगर क्यू इज एम्प्टी तो सिंपली शो दैट अंडरफ्लो एरर एंड एग्जिट। कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको किसी एलिमेंट को डिलीट करने के ऑपरेशन लगाने की, क्योंकि क्यू एम्प्टी है। स्टेप नंबर 3, इफ द क्यू इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, देन आपने फ्रंट का लिए एक पोजीशन क्रिएट करनी है और वहाँ पर इंसर्ट करना है आइटम को किसी भी, ठीक है? जिस तरीके से अगर आपके पास ये आपके पास वो फ्रंट से डिलीट करना है एलिमेंट को, फ्रंट से डिलीट करना है एलिमेंट को। फॉर एग्जांपल ये आपके पास अगर क्यू इस पोजीशन में है कि उसके पास फ्रंट में भी है और रेयर एंड ये फुल है आपके पास, मतलब इसमें डेटा है, तो आपने फ्रंट वाले डेटा को सेलेक्ट किया और ये डेटा जो है डिलीट हो गया, डी क्यू हो गया इसमें से, और फिर आपका फ्रंट क्या हो जाएगा? फ्रंट अगर 1 है तो 2 पोजीशन पे जाने के लिए वो फ्रंट प्लस 1 हो जाएगा। अगर आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो जब आप फ्रंट से एलिमेंट डिलीट करेंगे तो फ्रंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, रेयर भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर आपके पास सर्कुलर क्यू है तो एंड आपके पास फ्रंट जो है अगर ये इधर से कनेक्ट है और रेयर इस पोजीशन पे है तो फ्रंट डिलीट होने के बाद इस जगह को आके कनेक्ट कर लेगा। ये 3 बातों को ही हमने अपने एल्गोरिथम में चेक करना है। एल्गोरिथम में क्या कह रहा है? दिस एल्गोरिथम इज यूज्ड टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। क्यू के लिए क्यू लगा हुआ है, आर फॉर रेयर, फ्रंट फॉर एफ फॉर फ्रंट। आइटम जो है इसको डिलीट करना है, एन जो है आपके पास जो है आपके टोटल नंबर ऑफ इसके एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसका इतना यहाँ पर यूज़ नहीं भी है हमारे पास। ओके, स्टेप नंबर 1 कह रहे हैं चेक फॉर अंडरफ्लो। इफ f इज लेस देन 1, लेस देन 1 मीन मतलब कि इसमें एक भी वैल्यू नहीं है, देन राइट अंडरफ्लो एंड रिटर्न। प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये बात सेटिस्फाइड नहीं हुई तो स्टेप नंबर 2, डिस्पोज एलिमेंट आइटम इज इक्वल टू क्यू एफ। जो आपके आइटम यहाँ पर ये है, इसको जो है क्यू की फ्रंट लोकेशन के एलिमेंट को है। ओके, 10 मिनट्स में बंद हो रहे हैं, इंशाल्लाह लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास क्यू जो है यहाँ पर से आइटम जो है वो क्यू के फ्रंट पे है, उसको वहाँ से डिलीट कर देगा। डिलीट करने के बाद यहाँ पर पहले देखें आइटम डिलीट हो गया, उसके बाद अब फ्रंट की क्या पोजीशन होगी? तो अगर आपके पास एक ही एलिमेंट है
तो आपके पास फ्रंट इज इक्वल टू आर है, मतलब वो जो मैंने आपको ऊपर एक केस बताया था दिस वन, ये एफ इज इक्वल टू आर है, यानी एक ही एलिमेंट है, तो देन आप फ्रंट जो है उसको क्या कर देंगे, फ्रंट को इक्वल टू 0 कर देंगे एंड रेयर को भी इक्वल टू 0 कर देंगे। मतलब एक ही एलिमेंट था, आपने डिलीट किया तो एफ भी 0 हो गया और रेयर भी 0 हो गया, यानी एफ इज इक्वल टू आर था। एल्स इफ एफ इज इक्वल टू एन, सर्कुलर क्यू है तो वो एफ जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा, जो हमने ऊपर थ्योरी में भी पढ़ा। एल्स सिंपली ये वाला केस है, तो आपके पास फ्रंट प्लस 1 हो जाएगा, तो फ्रंट पहले 1 था, 1 प्लस फ्रंट प्लस 1 हो जाएगा, तो ये सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, तो आपके पास फ्रंट प्लस 1 हो जाएगा और प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। इस तरीके से सिंपल सी आपके पास डिलीशन हो जाएगी। तीनों कंडीशन इसलिए टेस्ट कर रहे हैं कि इन तीनों में से कोई एक कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू होगी, सारी कंडीशन एट अ टाइम ट्रू नहीं हो सकती, ये ध्यान में बात रखिएगा। सर तो स्टेप नंबर 2 जो है थोड़ी सी कंफ्यूज है। स्टेप नंबर 2 आपके पास इस तरह से कह रहा है कि आपने रेयर में ऐसा था कि पहले आपने जगह बनानी होती है और फिर एलिमेंट को डिलीट करना होता है। यहां पर आपने पहले आइटम नाम के एलिमेंट को डिलीट करना है, देन अपने फ्रंट की पोजीशन को चेंज करना है। सर आपका कर्सर काम नहीं कर रहा है। ओके, यहां पर जो है देखें आपके पास यूं है, इस तरीके से है कि देखें यहां पर ये क्या है, फ्रंट पे ए पड़ा हुआ है ना, तो पहले इस हाँ सर। आइटम को आपने इस एफ फ्रंट पोजीशन को असाइन किया, ठीक है। इस फ्रंट पोजीशन के ऊपर ये जो फ्रंट पोजीशन है वो इस आइटम नाम के एलिमेंट पे ए पे, जब ये इसको पहले डिलीट किया तो देन फ्रंट की पोजीशन चेंज होगी। हाँ सर ये तो है। और रेयर के अंदर ऐसा होता था कि पहले आपने ये जगह बनानी है, ठीक है। जब भी आप रियल लाइफ एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लास में किसी स्टूडेंट को न्यू एडमिशन देना है तो पहले उसके लिए चेयर का बंदोबस्त करना है, हाँ जगह बन। देन उसको उस चेयर पे ला के बिठाना है, ठीक है। और डिलीशन में ऐसे करना है कि पहले आपने बंदे को डिलीट करना है, देन उसकी चेयर को हटा के नेक्स्ट चेयर की तरफ जाना है, जी सर। सिंपल वर्ड्स में। तो यहां पर जो है आपने जो क्यू की एफ लोकेशन जो थी वो आपके आइटम को असाइन की और आपने इस आइटम को डिस्पोज कर दिया, डिलीट कर दिया। इधर आप डिलीट एलिमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिलीट कर दें आइटम नाम के एलिमेंट को, डिलीशन के बाद फ्रंट के ऊपर चेंज आएगा, उससे पहले फ्रंट की पोजीशन पे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जी सर। इस तरीके से काम हुआ है जी। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ ले, क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं, ताकि अभी नो सर समझ गए सर। लेक्चर क्योंकि अभी ख़त्म हो सकता है, अभी विद इन 5 मिनट्स में मे बी टर्मिनेट हो जाए। सो कोई क्वेश्चन है तो पूछें जी, जल्दी जल्दी मुझसे पूछें। सर मैं तो समझ गया। ओके जी नबील, वेरी गुड जी। जाहिद भी क्लियर है, अब्बास, ताहिर, तारिक अजीज जी क्लियर है? यस सर। ओके गुड जी। ताहिर क्लियर है? ओके मेरे ख्याल में अनम्यूट किया है। यस सर। ओके ओके जी। ये था हमारे पास, जैसा कि मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में कहा, आप लोग जब ऑडियो सुन लेंगे वीडियो इसकी देख लेंगे, उसमें भी मैंने कहा स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा दैट इज़ लिंक लिस्ट, एंड वो हमारे मिड टर्म का आखिरी टॉपिक होगा, मिड टर्म से पहले का। उसके बाद जितना भी हम ग्राफ शुरू कर लेंगे चैप्टर ग्राफ का, वो हमारे फाइनल का कोर्स होगा, बिकॉज हमने आगे क्लासेस को अपनी लेके जाना है, ठीक हो गया। तो जो अगला वीक होगा उसके अंदर हम लिंक लिस्ट भी पढ़ लेंगे और ग्राफ भी शुरू कर लेंगे। वीक 8 और 9 स्टार्ट हो जाएगा हमारा। सो उसके अंदर जो टॉपिक लिंक लिस्ट तक आएगा वहाँ तक हम एंड करेंगे फॉर मिड टर्म, देन हमारा अगला कोर्स शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों ने फिर उसके अकॉर्डिंगली लेक्चर्स को सुनते रहना है, ठीक हो गया। असाइनमेंट भी कल जो है इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएगी आप लोगों के लिए, क्लियर। तो इस दफ़ा कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, अपने जहन में रख लें। 10 लास्ट डेट है, उसके बाद कोई नो एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। और 11 से आपका एग्ज़ाम हम लोगों ने स्केड्यूल किया, सो मे बी आपका एग्ज़ाम 11 से हो जाए। सो आप लोगों ने उसकी जो है अपनी प्रिपरेशन रखें, ठीक है। और कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई इशू हो, मुझसे आप कॉल पे यूनिवर्सिटी आके पूछ सकते हैं जी।
सर ये फीस के बारे में सर ये सर एग्जाम तो कैंपस में होगा ना? ये अभी डिसाइड नहीं हुआ, हम एक लेटर आना आपको बता देंगे इंशाल्लाह। ओके सर। ओके जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त। मैं आपको इसीलिए दो दो एल्गोरिथम कर रहा हूँ। मैं लिंक लिस्ट भी आज कंटिन्यू करना चाह रहा था, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इन एल्गोरिथम्स को आप अच्छे से समझें। तो अब आप जहन में रख लें, दो एल्गोरिथम क्यू के, दो एल्गोरिथम स्टैक के, दो एल्गोरिथम तीन एल्गोरिथम एरे के, टोटल 7 और 1 एल्गोरिथम एवरेज का, टोटल 8 एल्गोरिथम हो गए हैं। इसके बाद कमिंग टॉपिक में मैं आपको एल्गोरिथम नहीं करवा रहा, वो आपके लिए चॉइस रख रहा हूँ। सो वो थ्योरेटिकल होगा, कॉन्सेप्शनल होगा, तो वो आप पढ़ लेंगे। तो टोटल एग्जाम्स के लिए आपने ये 8 एल्गोरिथम्स की प्रिपरेशन करनी है। क्लियर हो गया बात? सही सर। जी सर। ओके जी, चलें यस नेक्स्ट। सर। ओके जी, नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर।